टाफियाँ हो जाती हैं। 41 लेवल पर हम इस प्रकार के सवालों को करने का हम प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संख्या पद्धति में जितने हमारे टॉपिक होने चाहिए, जितने हमारे वो हमने इन संख्या पद्धति के जो हमने टॉपिक लिखे हैं, इनमें हमने पूरा इनको कवर अप कर लिया है। इसके बाद भी अगर और कुछ टॉपिक बचते हैं कुछ, तो हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा संख्या पद्धति का, मतलब एक सीरीज कंप्लीट होने के बाद जो अगली सीरीज आएगी, उसमें हम उन टॉपिकों को ऐड करेंगे। हम देखेंगे कि IBPS के एग्ज़ाम में, SSC CGL के एग्ज़ाम में और भी डिफरेंट एग्जाम में अगर किसी और प्रकार से कोई और प्रकार आता है, तो हम उसको उसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक कई वीडियो देखने पर यह पता चलता है कि इतने प्रकार के सवाल हमारे पास कहीं ना कहीं आएंगे, इतने प्रकार के सवाल हमारे पास रहेंगे। तो एक बार आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहें तो आप इनको नोट कर लें। इसके बाद अब हम देखते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग आप नोट्स बनाएंगे, कहीं ना कहीं उनको बार हम डबल से एक बार फिर अपडेट करेंगे, फिर एक बार हम अपडेट करेंगे, बार बार हम अपडेट करेंगे। जो नए टॉपिक्स आएंगे हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको हम उसमें जोड़ देंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो हमने टॉपिक लिया है संख्या चार्ट। संख्या चार्ट में हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं संख्या चार्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या चार्ट में, हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत हमारी संख्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत हमारी संख्याएं नहीं आ रही हैं, ये हम देखेंगे। संख्याएं मूलभूत रूप से कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। पहली रहेंगी आपकी वास्तविक संख्याएं, दूसरी रहेंगी आपकी काल्पनिक संख्याएं। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं, अगर हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वैसे, तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब आप पूछेंगे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं कि रूट में अगर माइनस का बना जाए, रूट में माइनस का 2 आ जाए, या 2 प्लस रूट में माइनस का बना जाए, 3 प्लस रूट में माइनस का 2 आ जाए, तो इस प्रकार की जो संख्याएं रहेंगी ये हमारी काल्पनिक संख्याएं रहेंगी। तो बेसिकली हमारा जो काम रहेगा वास्तविक, इनको छोड़ के जो हमारी संख्याएं आएंगी वो हमारी वास्तविक संख्या में आएंगी। चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे आवर्ती दशमलव हो, चाहे अनावर्ती दशमलव हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो, चाहे भाज्य संख्याएं हो, चाहे अभाज्य संख्याएं हो, चाहे सह अभाज्य संख्याएं हो, चाहे विषम संख्याएं हो, चाहे सम संख्याएं हो, या द्विअभाज्य संख्याएं। चलिए अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या हमारी कितनी पोर्शन में डिवाइड है। वास्तविक संख्या हमारे 2 भागों में डिवाइड रहेंगी। वास्तविक संख्या पहली रहेंगी हमारी परिमेय संख्या, दूसरी रहेंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी रहेंगी? परिमेय संख्याएं वो रहेंगी जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन क्या है हमारी परिभाषा पूर्ण है कि P/Q के फॉर्मेट में हम इनको लिख सकते हैं? तो हमारी यहाँ तक हमारी कहानी सही हो जाएगी? नहीं, इतने हमारी यहाँ तक कहानी सही नहीं होगी। इसके आगे भी हमको देखना है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। पहली शर्त ये है, और P और Q मतलब आपसे पूछ लिया जाए, अगर गहराई से अगर हम अध्ययन करें तो P और Q क्या होंगे? हमारे पूर्णांक होंगे। P और Q पूर्णांक की कैटेगरी में से आएंगे। दूसरी शर्त, जो Q नीचे वाला है वो 0 के बराबर हमारा नहीं हो जाए। पूर्णांक क्या होंगे ये हम आगे देखेंगे। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो हमारी P/Q के फॉर्मेट में नहीं होंगी उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, और
1/0 ये हमारी अपरिमेय संख्या है, इन्फिनिटी ये हमारी अपरिमेय संख्या है, √2 ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ये संख्याएं ETC हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे, तो हमने देखा परिमेय संख्याएं क्या है, जो P/Q के रूप में है। P और Q पूर्णांक है और Q हमारे 0 के बराबर नहीं है। पहली हमारी शर्त ये रहेगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं वास्तविक संख्या। हमने देखा, हमने 2 पोर्शन में डिवाइड करी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं को भी हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो हमने देखा कि 2 हमारे तरीके में विभाजित हो रही हैं। पहली आवर्ती दशमलव संख्याएं और अनावर्ती दशमलव संख्याएं। आवर्ती अनावर्ती क्या होती हैं इसको हम देखेंगे। पहले अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में हम देखते हैं। परिमेय संख्याएं हमारी कितने पार्शन में डिवाइड होती हैं। पहली संख्या है परिमेय संख्या में कौन सी आएंगी, पूर्ण संख्याएं। दूसरी पूर्णांक, तीसरी प्राकृत, चौथी, बस ये 3 हमारी जाएंगी कहीं ना कहीं हमारी, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। ये मैं काट देता हूँ। चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। मैं फिर लिख लेता हूँ पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पहले अब हम पूर्ण संख्याओं से शुरुआत करते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी कितने पार्ट में विभक्त हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी ये, पहली भाज्य, दूसरी अभाज्य। आप सभी लोग जानते हैं भाज्य अभाज्य संख्याओं को। अच्छा, पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी इन्फिनिटी से ये आ रही हैं, माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक ये जा रही हैं। प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट हैं, 1, 2, 3। तो इस प्रकार के हमारे अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस निकलेंगे कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में आ सकती हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा नहीं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारा शून्य आ रहा है। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ सकती हैं? आ सकती हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या पूर्णांक में आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। तो इस तरीके से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो हमने अच्छे से समझा पूर्ण संख्याएं क्या होंगी। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनको हम 0 से प्रारंभ करेंगे, 0, 1, 2, 3, यहाँ से ये अनंत तक जाएंगी। पूर्णांक क्या होंगे, जो माइनस के भी होंगे और प्लस के भी होंगे, साथ में शून्य के भी होंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, 1 से लेकर जो अनंत तक जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे हम पूर्ण संख्याओं को कितने भाग में विभाजित कर सकते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी 5 भाग में विभक्त होंगी। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, फिर सम, विषम, सहअभाज्य। याद रखिए सहअभाज्य संख्याएं अलग होंगी, द्विअभाज्य संख्या अलग होंगी। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, द्विअभाज्य संख्याएं। लगातार कोई भी 2 संख्याएं जो जैसे कि 3 और 5, इनको हम द्विअभाज्य संख्याएं कह सकते हैं। 7 और 11, इनको हम द्विअभाज्य कह सकते हैं।
11 और 13 मतलब क्रमानुसार एक के बाद एक अभाज्य संख्याएं आना इनको द्विभाज्य संख्याएं कहा जा सकता है। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? सहभाज्य संख्याएं दो संख्याएं, इनकी जो परिभाषा है ये इस प्रकार रहेगी, दो संख्याएं चाहे वे भाज्य, अभाज्य, सम, विषम हों, यदि उनका HCF बन आता है तो वे सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण के लिए 9 और 10 एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर 9 भी आपकी जो एक भाज्य संख्या है और 10 भी आपकी एक भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों सहभाज्य कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 और 10 का HCF कितना आएगा या महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, वो आपका 1 आएगा। इसलिए ये संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप द्विभाज्य और सहभाज्य को अच्छे से समझ गए होंगे। द्विभाज्य जो लगातार एक के बाद एक आ रही, 3 के बाद 4 नहीं, 3 के बाद 5, 3 और 5 आपकी द्विभाज्य कहलाएंगी। 3 और 7 नहीं, 5 और 7 आपकी द्विभाज्य होंगी। 7 और 11 होंगी। क्यों? क्योंकि 8, 9, 10 ये सब भाज्य हैं। 11 और 13 होंगी। इस प्रकार की संख्याएं हमारी द्विभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और सहभाज्य दो संख्याएं चाहे वे भाज्य हों, अभाज्य हों, सम हों, विषम हों, यदि उनका HCF 1 आता है तो फिर क्या आपकी सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी कैटेगरी में अगर हम 7 और 8 को देखें तो ये भी हमारी दो सहभाज्य संख्याएं होंगी। 7 अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हमारा एक अभाज्य संख्या है, 8 हमारी एक भाज्य संख्या है, या 7 हमारी विषम है, 8 हमारी सम है, तो भी ये सहभाज्य कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका HCF भी कितना आएगा? हमारा 1 ही आएगा। अब देखते हैं अगला हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारे कितने प्रकार की होंगी? पूर्ण संख्याएं हमारी 3 प्रकार की होंगी। पहली है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। या 3 नहीं, हम इनको और 2 प्रकार में बांट सकते हैं। धनेतर और ऋणेतर। पूर्णांक संख्याओं को भी हम 5 भागों में बांट सकते हैं। हमने तो पढ़ चुके हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं -1 से 0 और प्लस की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। चलिए हम देखते हैं, पहले हम धनात्मक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होंगी? 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक? ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। ऋणात्मक कौन सी होंगी? जो -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक आपकी आएंगी? -3, -2, -1 तक आएंगी। शून्य ये 0। अब धनेतर कौन सी होंगी? धनेतर अगर देखा जाए तो धन जो पूर्णांक है उसको हटके क्या बच रहा है आपका? -इन्फिनिटी से लेकर हम कहाँ तक आ गए? -3, -2, -1 और 0। ऋणेतर मतलब जीरो को छोड़ के, है ना, जीरो नहीं, माइनस को छोड़ के, ऋणात्मक को छोड़ के हम कहाँ से? 0, 1, 2 और 3 से हम कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। तो मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक इन्फिनिटी से -3, -2, -1 तक। शून्य पूर्णांक संख्याएं शून्य। धनेतर पूर्णांक संख्याएं 0 की जो माइनस की जो संख्या है और 0। ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं यानी 0 और प्लस की संख्या, ये हम इस प्रकार से हम इनको बांटा जा सकता है। यहाँ पर आई होप मैं आशा करता हूँ कि जो संख्या चार्ट आप अच्छे समझ गए होंगे। अब इसमें से जो बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ सकती हैं, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में आ सकती है, इस प्रकार के हम जो भागों में कहीं ना कहीं हम देखने का प्रयास करेंगे। भिन्न प्रकार की जो संख्या हम पढ़ेंगे उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ और संख्या चार्ट हमने देखा। संख्या चार्ट का हमारा ये पहला
पॉइंट डाल के आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लें। संख्या चार्ट का जो हमारा दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं वास्तविक संख्याएं किन किन से मिलकर बनी हैं, तो वास्तविक संख्याएं किन किन से हमारी मिलकर बनी होंगी, तो आप देखेंगे वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होंगी। परिमेय प्लस अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं जो आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हुई होती हैं। यहाँ पर या इसी चीज़ को हम देख लिया जाए यहाँ पर। फिर एक और पॉइंट आप डालेंगे, वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर बनी होती है, इसकी एक परिभाषा और है, पूर्णांक प्लस दशमलव, इनसे मिलकर बनी होती हैं। पूर्णांक नंबर से और दशमलव नंबर से मिलकर बनी हुई होती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। दशमलव संख्या आपकी कितने प्रकार की होंगी, दशमलव संख्या आपकी दो प्रकार की होंगी, पहली तो शांत और दूसरी अशांत। अशांत हम देखते हैं कि शांत दशमलव संख्याएं जैसे 2.5 यहीं पर आपका ये रुक रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। अशांत दशमलव मतलब अगर देखा जाए तो 2.5 3 2 1 ये बढ़ता ही जा रहा है, कहीं पर आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। हम इसको बोलने का प्रयास करें। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा कि वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की, परिमेय, अपरिमेय। फिर हमने देखा कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की, पूर्णांक और दशमलव। दशमलव हमने देखा कि शांत है और अशांत है। शांत में मतलब जो खत्म हो जा रहा है, और अशांत मतलब कहीं पर नहीं रुक रहा है, क्या बोलते हैं यहाँ पर। अब अशांत दशमलव के भी हमारे दो प्रकार होंगे, देखने का प्रयास करेंगे। अशांत दशमलव में अशांत दोनों अशांत तो होंगे, तो पहले हम दोनों को अशांत लिख देते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती जैसे 2.5555 ये चलता जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव 2.5321 नंबर चेंज होके आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव बोलेंगे। इसको आप उनको समझने का प्रयास करेंगे। पर ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई आपके दिक्कत तो इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले हम वीडियो में इसका हमने पहला संख्या चार्ट हमने समझ लिया। संख्या चार्ट में भी अगर इसके बाद भी कुछ और हमारा बचता है, यहाँ पर कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद भी कुछ हमारा अगर बचता है, तो हम जो अपडेटेड नोट्स है, अगला जो हम वीडियो हमारा रहेगा संख्या पद्धति का, एक साइकिल पूरा होने के बाद की है। एक साइकिल में हम संख्या पद्धति से संख्या पद्धति, मिश्रण, औसत, सांख्यिकी ये सब कंप्लीट करने के बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि इन टॉपिक में से भी कौन से टॉपिक हमारे छूटते हैं, और इन टॉपिक के बाद इस टॉपिक के जो फैक्चुअल पार्ट, इस फैक्चुअल पार्ट में भी इसके आगे हमारे कौन से फैक्चुअल पार्ट हमारे छूटते हैं, हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।